हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, तो पिछला पार्ट जरूर देख लेना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ ताकि ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने क्या बात की थी? हमने देखा था कि कैसे सेल्स डिस्कवर्ड हुए और जिसमें रॉबर्ट हुक का काम था। ठीक है, और हमने एंटनी वैन लीeuwenhoek के बारे में बात की थी, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे लेंस का डिस्कवरी हुई और लेंस से कैसे एक ऐसा वर्ल्ड खुला जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो इस चैप्टर में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट जरूर देख लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड पार्ट। सो पिछले पार्ट को हमने कहां एंड किया था? हमने एंड किया था प्लांट सेल के ऑब्जर्वेशन पे। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप से हम प्लांट सेल को कैसे देख सकते हैं, याद है? तो उसमें हमने देखा था कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड एक सेल वॉल होती है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम आगे बात करेंगे और एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ? आपको क्या लगता है एनिमल की बॉडी किससे बनी होती है? तो पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि सब ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है। सेल का नंबर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बट सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो अब हम करते हैं एक्टिविटी 2.3। पिछले पार्ट में एक्टिविटी 2.2 की थी और ये एक्टिविटी बहुत सेम है 2.2 के, तो वो वाला पार्ट जरूर देख लेना जिससे आपको ये वाली एक्टिविटी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एनिमल सेल को देखना है फ्रॉम द माइक्रोस्कोप। सबसे पहले कुल्ला कर लो, रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर। ठीक है, कुल्ला कर लिया। क्यों कुल्ला किया है? क्योंकि हमें ना अपने मुंह के अंदर टूथपिक डालनी है और जो इनर लाइनिंग ऑफ द चीक होता है ना, चीक के अंदर वाला पार्ट, जो हमारा गाल है ना, उसके अंदर वाला पार्ट, उसको आपको टूथपिक से थोड़ा सा छिलना है, थोड़ा सा स्क्रैप करना है। ऐसे नहीं करना कि खून आ जाए। ठीक है, बस थोड़ा सा उस पर ऐसे करके टूथपिक चलाओगे ना, तो जो सेल्स हैं वो अटैच हो जाएंगे आपके टूथपिक पे। ठीक है, सो यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक। शार्प एंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ब्लंट होना चाहिए। एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। ठीक है, तो ये कर लिया आपने। उसके बाद प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल in a drop of water on a clean glass slide and spread it evenly। तो यही सेम काम हमने किसके लिए किया था? हमने इनर लाइनिंग ऑफ जो हमारा अनियन होता है, प्याज की अंदर की जो लेयर है ना, उसके लिए हमने सेम काम किया था कि हमने उसको उठा के डाल दिया था एक वॉच ग्लास पे, है ना। तो जहां पे आपको ये इमेज भी दिख रही है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे इसको डाल दो, या फिर आप इसको एक किस पे डाल सकते हो? एक वॉच ग्लास पे डाल सकते हो। ठीक है, एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू क्या होता है? एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा स्टेन होता है जो हमारे सेल्स को ना ब्लू कर देगा। अगर अनियन में बात करें तो हमने सैफरन डाला था जो पिंकिश कर देता है, तो हम एनिमल सेल्स में मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं। ये एक ब्लू कलर्ड स्टेन है, और स्टेन मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन, जो आप देख रहे हो ना, उसको इजीली दिखाते हैं। ठीक है, जैसे वो पिंक हो गए, ब्लू हो गए, तो इजीली आप उसको माइक्रोस्कोप से देख पाओगे क्योंकि वो इतने छोटे हैं। ठीक है, ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड। तो सबसे पहले यहां पे आ जाओ और अपनी फर्स्ट इमेज को देखो। ठीक है, यहां पे हमें फर्स्ट इमेज दिख रही है। क्या दिख रहा है इसमें? कि एक वॉच ग्लास में हमने मटेरियल को डाला हुआ है, जो चीक के सेल्स हैं, है ना, उसको डाला हुआ है, और उसमें हमने क्या डाल दिया है? मिथाइलिन ब्लू। अब आप फिगर में देखोगे, आपको दिख रहा है 1 ड्रॉप ऑफ सैफरन। तो ये फिगर मैंने पिछली एक्टिविटी की यूज किया क्योंकि एनसीईआरटी में नई फिगर नहीं है, ऐसे एक्टिविटी के साथ कोई फिगर नहीं है, बट स्टेप्स हैं जो वो सिमिलर है, तो मैंने वो वाली फिगर यूज की ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सैफरनिन की जगह हम क्या कर रहे हैं? हम डाल रहे हैं मिथाइलिन ब्लू। देखो ऊपर देखो, मैंने लिखा है मिथाइलिन ब्लू, तो आपने डाल दिया तो वो ब्लूइश कलर का होता है। इमेज में आपको रेड दिख रहा है क्योंकि सैफरनिन की बात हो रही है, बट वो ब्लू होता है, तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं? आगे चलते हैं उसके लिए। एडिंग स्टेन इंप्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये मैंने बता दिया। बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट, तो आपको कलर दिखता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है तो आपको इजीली सेल्स दिखने लग जाते हैं। आफ्टर 1 मिनट एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। 1 मिनट बाद ग्लिसरीन डाल दो ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग। तो ये पार्ट हमने पिछली एक्टिविटी में भी किया था। ग्लिसरीन से क्या होता है? वो ड्राई नहीं होते, जो सेल्स हैं वो ड्राई नहीं होते। तो हमने क्या किया? सेम वही किया है, हमने ग्लिसरीन डाल दिया है। ठीक है, हमने क्या कर दिया है? हमने ग्लिसरीन यहां पे डाल दिया। तो इमेज में देखो, आपको दिख रहा है, यहां पे आपने फोर्थ में ग्लिसरीन डाल दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इनर लाइनिंग ऑफ अनियन थी वो थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, तो हमने ब्रश से उसको सीधा किया था, बट इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको ग्लिसरीन डाल देना है।
और आपको कवर स्लिप को रख देना है। कवर स्लिप वैसी 45 डिग्री एंगल पे, पिछले पार्ट में समझाया था, ऐसे करके रख देते हैं और फिर उसको हमें माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से देखना है। तो ये अगर आपने पिछली एक्टिविटी को देखा है अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग अ ब्लोटिंग पेपर। तो हम क्या करते हैं, ब्लोटिंग पेपर से ऐसे ऐसे करते हैं ताकि जो साइड्स है ना वो प्रॉपर्ली ड्राई हो जाए, जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन या एक्स्ट्रा मिथाइलिन ब्लू है वो सारा वो पेपर सोक कर ले, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले उसको। ऑब्जर्व दी स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। तो नोटबुक में बनाओ जैसे रॉबर्ट हुक ने बनाया था, ठीक है। तो ऐसे आपको सेल्स दिखेंगे, कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आ जाओ, तो आपको ऐसे सेल्स दिखेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक में डायग्राम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या देखा आपने, यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 2.4। जैसा आपको दिख रहा है यहां पे, ऐसा हमें एक स्ट्रक्चर दिखा। दीज आर चीक सेल्स विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, ठीक है। तो हमें चीक सेल्स मिले जो आपके इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में प्रेजेंट है। ये हमारे चीक सेल्स हैं, ये ब्लू कलर के इसलिए हैं क्योंकि आपने मिथाइलिन ब्लू डाला था, याद है। चलो, what similarities and differences did you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and ह्यूमन चीक सेल्स इन एक्टिविटी 2.3? तो क्या हमें डिफरेंसेस मिले, तो डिफरेंसेस के लिए मैंने दोनों इमेज आपको यहां पे लाके लगा दी हैं, जिसमें आप प्लांट सेल को भी देख सकते हो, एनिमल सेल को भी देख सकते हो। 2.4 में आपको एनिमल सेल दिख रहा है और जो नीचे आपकी फिगर है वो आपको प्लांट सेल दिखा रही है, जो हमने एक्टिविटी 2.2 में भी देखा था, पिछले पार्ट को देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक आउटर कवरिंग है। जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल की एक आउटर दीवार होती है ना, एक आउटर बाउंड्री होती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद हमें साइटोप्लाज्म दिखता है, दैट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जेली होती है, अभी पूरा समझाऊंगा सबके बारे में। और फिर हमें एक बीच का गोला सा दिखता है, वो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें दिख रही हैं इसमें एनिमल सेल में। अब प्लांट सेल की बात करें तो एक एक्स्ट्रा चीज दिखती है कि हमें सेल वॉल भी दिखता है। सेल वॉल एक हार्ड कवरिंग है, एक हार्ड बाउंड्री है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल दिखता है, बाकी सब चीजें सेम है। देखो, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो ये सब चीजें सेम है, बट एक सेल वॉल का डिफरेंस है। तो ये अभी तक हमें ये डिफरेंस मिल रहा है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक्टिविटी से। दोनों एक्टिविटी समझ आ गई। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यू हैव ऑब्जर्व्ड that cells have three main parts: a thin outer lining, a central region and a small round structure inside it। तो एक तो आपको आउटर कवरिंग दिख रही है, ठीक है, एक आपको सेंट्रल एक जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जेली सा दिख रहा है आपको, और एक बीच का गोला दिख रहा है। ये तीनों चीजें दिख रही हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर लेयर, आउटर बाउंड्री, जैसे स्कूल की बाउंड्री होती है, आपके घर की बाउंड्री होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन, ठीक है। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज द न्यूक्लियस। जो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा न्यूक्लियस है, बीच वाला पार्ट, ठीक है। विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस के अराउंड भी ना एक थिन मेम्ब्रेन होता है, उसका नाम नहीं है आपकी बुक में, उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूक्लियस का भी एक अपना खुद का मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बाउंड्री चाहिए। The space between the cell membrane and nucleus is filled with cytoplasm। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, एक जेली सी बीच में भरी हुई है और उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सो दिस इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ये तीनों चीजें हर सेल में होती है। कुछ कुछ सेल्स में ये तीनों चीजें नहीं भी होती, बट ज्यादातर सेल्स में ये तीनों चीजें होती हैं, तीनों बेसिक चीजें हैं, ठीक है। These three, cell membrane, cytoplasm and nucleus, are the basic parts of a cell. Some cells like onion peel cells have an extra outer layer called the cell wall। कुछ सेल्स में एक और एक्स्ट्रा बाउंड्री चाहिए होती है, एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये प्लांट में इसलिए चाहिए होती है क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। एनिमल्स तो जा सकते हैं, भाई बारिश आ गई या कुछ कैलामिटी हो गई, कुछ डिजास्टर आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, तो आप भाग सकते हो, आप अपनी जगह को छोड़ के जा सकते हो, बट प्लांट्स नहीं जा सकते। तो कुछ कंडीशन से उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, एक सेल वॉल होती है, ताकि उसके सेल्स जो हैं वो ज्यादा प्रोटेक्ट रह सके। प्लांट को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, उनके पास सेल वॉल होती है। ऐसे आपको इसको समझना है, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन अ सेल? क्या क्या काम करती हैं ये तीनों स्ट्रक्चर्स, तो उसको देख लेते हैं। व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म, क्या क्या फंक्शंस हैं उनको देखते हैं। आर दीज फंक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? लाइफ के लिए क्या ये तीनों, जो लाइफ के लिए
क्या ये तीनों जो भी चीजें कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। तो द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक आउटर बाउंड्री है, ठीक है, वो एक पूरे सेल को प्रोटेक्ट भी कर रही है और एक पूरे सेल को डिफरेंशिएट भी कर रही है। आपको कैसे पता लगेगा कि दो सेल्स कैसे डिफरेंट है? जबकि एक बाउंड्री होगी तभी पता लगेगा। दो घर के बीच में कैसे डिफरेंस पता लगेगा? जब एक बाउंड्री होगी, है ना। तो बाउंड्री बहुत जरूरी है। दी सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम दी अदर। जैसे मैंने बताया, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। इट इज पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है? इसमें ना छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे चीजें अंदर बाहर होती हैं, ठीक है। अंदर बाहर चीजें कैसे होती हैं? बाय दी सेल मेम्ब्रेन। अब ये हर चीज को अंदर नहीं आने देता, हर चीज को बाहर नहीं जाने देता, सिलेक्टिव होता है ये। मतलब कि इसके नखरे होते हैं, कुछ चीजों को आने देता है, कुछ चीजों को नहीं आने देता, ठीक है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको अंदर आने देता है, जो चीजें को बाहर भेजना है उनको बाहर भेज देता है। तो ऐसे काम करता है। इट इज पोरस, allows the entry of materials essential for life processes and the exit of waste materials। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको अंदर आने दिया और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे वेस्ट, उनको बाहर निकाल दिया। तो ये काम करता है। Cytoplasm contains other components of the cell and compounds such as carbohydrates, proteins, fats, and mineral salts. Most of the life processes टेक प्लेस विद इन दी साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये तो जेली है, एक जेली है, तो इसमें ज्यादातर तो पानी होता है। पानी के अलावा ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं ये होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए। ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट्स। तो इन सारी चीजों का साइटोप्लाज्म बना होता है और जो भी सारे मतलब प्रोसेसेस होते हैं ना वो इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। ज्यादातर प्रोसेसेस इसी के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक जेली है और ये एक सेल को एक प्रॉपर शेप दे रहा है, ठीक है। समझ आ गया? दोनों के बारे में समझा दिया है। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना। और साइटोप्लाज्म का यहाँ पे लिखा गया। एनसीईआरटी अगर अभी तक नहीं खोली है तो एनसीईआरटी खोल के बैठना, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। तो भाई अब सेल के अंदर क्या हो रहा है? कौन बताएगा कि किन चीजों को बाहर भेजना है, कौन बताएगा किन चीजों को अंदर भेजना है, कौन बताएगा कि काम कैसे होना है? तो एक स्कूल में जैसे होता है, एक प्रिंसिपल मैम है, ठीक है, या प्रिंसिपल सर है, तो वो बता रहे हैं कि किसको क्या करना है, किस टीचर को क्या करना है, ठीक है। तो वो एक क्या कर रहे हैं? वो हैंडल कर रहे हैं पूरे स्कूल को। जैसे हमारी बॉडी है तो उसके अंदर ब्रेन है, ब्रेन सबको बता रहा है कि क्या करना है, किसको कैसे करना है, ठीक है। ऐसे ही सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है, सबको मैनेज करके चल रहा है, सबको बता रहा है क्या करना है, कैसे करना है। सो दैट इज द न्यूक्लियस। सो द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल। तो सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ, ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है कि कैसे ग्रोथ करनी है, कब ग्रोथ करनी है, तो उन चीजों को भी न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। इसको आप ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हो, सेल का ब्रेन, ठीक है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सिर्फ सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, जैसे मैंने आपको बताया, रिजिडिटी देती है, एक सॉलिड बनाती है प्लांट सेल को। एनिमल सेल से अगर आप कंपेयर करोगे तो प्लांट सेल ज्यादा सॉलिड होता है। दैट इज व्हाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। अगर आप ये वाला डायग्राम देखो जिसमें आपको अनियन सेल्स दिख रहे हैं, तो इसमें आपको पता लगेगा कि ज्यादा देखो सॉलिड लग रहा है ना, ये सेल्स बिल्कुल एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, बिल्कुल ईंट की दीवार की तरह, जैसे हमने कंपेयर किया था, ठीक है। तो इसमें आपको दिखेगा। बट अगर आप एनिमल सेल देखो तो आपको जेली लाइक ऐसे सेल्स दिखेंगे कि कोई ऐसे मुड़ा हुआ है, कोई ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं। तो ये वाला डायग्राम मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ, बुक का डायग्राम, क्योंकि सेल वॉल भी है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। चारों का फंक्शन समझ गए, चारों मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब हम आगे चलते हैं और स्टेप फर्दर। तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे चैप्टर का सेकंड बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स में हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में देखा था, इसमें हम और देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। Cells in all parts of a plant have tiny rod-shaped structures called plastids। तो प्लांट सेल में एक और चीज होती है प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये बी वाला जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें प्लांट सेल शो किया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको प्लास्टिड्स दिख रहे हैं। कहाँ है प्लास्टिड्स? ये रे, ठीक है, ये रे प्लास्टिड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। तो कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं,
जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है, जिनको नहीं पता, फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं अपने सेल के अंदर। तो ये फोटोसिंथेसिस होती कहां है, ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये टाइप का प्लास्टिड है। प्लास्टिड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट ये एक टाइप है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इनकी निशानी क्या है कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। ठीक है, विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने बताया, इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, जैसे रूट्स, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। तो उसमें प्लास्टिड्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसी भी चीज को जो पार्ट्स ग्रीन नहीं होते, जैसे रूट्स हो गई, जैसे स्टेम हो गई। ठीक है, अगर कोई बड़ा प्लांट है, उसकी स्टेम ब्राउन कलर की है, तो उसमें प्लास्टिड्स क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। बट ग्रीन पार्ट्स जैसे कि लीव्स हो गई, या कुछ कुछ छोटे प्लांट्स की स्टेम भी ग्रीन होती है, तो उसमें ये प्लास्टिड्स क्या करेंगे, उसमें ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। और ऐसे स्पेशल प्लास्टिड्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? प्लांट सेल्स also have a large empty looking space called a vacuole। आपको ये खाली जगह दिख रही है प्लांट सेल के अंदर, ये खाली जगह है वैक्यूल। ठीक है, ये खाली जगह है वैक्यूल, और इस वैक्यूल के अंदर प्लांट क्या है, स्टोर करता है। ये प्लांट का आप ऐसे बोल सकते हो जैसे एक गोडाउन होता है, तो वैसा है, जिसमें ये अपना जो वेस्ट होता है उसको भी स्टोर करता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको भी स्टोर करता है। ठीक है, दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। तो इंपॉर्टेंट चीजों को तो स्टोर करता ही है, एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट। जैसे कि आप अपना, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सोचते हो अभी नहीं फेंकते, इसको क्या करते हैं, गोदाम में डाल के रख देते हैं, अभी बाद में देखेंगे, या स्टोरेज कोई जगह होती है वहां पे डाल के रख देते हैं। तो प्लांट भी ऐसे ही करता है, वहां पे डाल के उसके बाद उसको एलिमिनेट करता है, उसको निकाल देता है वेस्ट को। ठीक है, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। तो ये खाली जगह जब भर जाती है चीजों से, तो एक प्लांट को शेप भी देता है, इसीलिए प्लांट सॉलिड रहता है। ठीक है, सोचो एक भरा हुआ बैलून है, तो उसको दबाने में मुश्किल होता है ना, वैसे ये भर जाता है तो उसको दबाने में, प्लांट सेल को दबाने में मुश्किल होता है। तो ये वैक्यूल के काम है, एक तो चीजों को स्टोर करना और प्लांट को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। ओके, this gives strength and support to the plant। in animal cells vacuoles are usually not present। तो अगर आप ए को देखो, एनिमल सेल को, तो इसमें आपको वैक्यूल नहीं दिखेगा। अगर वैक्यूल होते भी है ना किसी किसी में, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे, ऐसे ऐसे करके बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर होते हैं तो। वैसे ज्यादातर एब्सेंट ही होते हैं। इज इट क्लियर? अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली small। These small vacuoles store certain substances dissolved in water। So a cell is not just a simple bag of liquid, it is a complex structure made up of many different parts। तो ये सिर्फ एक बैलून नहीं है जिसमें पानी भरा हुआ है, जेली भरी हुई है, ये सारे काम कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी चीजें मेरे अंदर हो रही हैं वो मेरे सेल्स कर रहे हैं, जो भी चीजें आपके अंदर हो रही हैं वो सारे आपके सेल्स कर रहे हैं। तो सेल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच with its own special function to allow the cell and in turn the entire organism to work। जैसा कि आपने देखा, सारे पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, न्यूक्लियस एक ब्रेन की तरह है जो सबको बता रहा है, वैक्यूल स्टोर कर रहा है, सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है, सेल मेम्ब्रेन चीजों को आने जाने दे रहा है। तो सबका अपना अपना फंक्शन है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सेल के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। ठीक है, तो सेल वॉल मैंने बताया, देखो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, न्यूक्लियस हमारा दोनों में है, साइटोप्लाज्म जो है वो हमारा दोनों में है, और माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा दोनों में है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसमें नहीं लिखा गया, बट मैं आपको बता देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मतलब कि जो भी आपकी एनर्जी बन रही है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए एनर्जी चाहिए, मैं बोल रहा हूं उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां पे बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। ठीक है, सो इसको आप बोल सकते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, दिस इज नोन एज पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इतना याद रखना है आपको। तो यहां पे देखो रेड से कलर से ये बनाया हुआ है, एनिमल सेल के भी अंदर और प्लांट सेल के भी अंदर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ये बॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं। आगे भी बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो आपने समझ लिया कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफर इन शेप
एंड स्ट्रक्चर। तो आप समझ चुके हो, शेप भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें भी डिफरेंट है। बेसिकली प्लांट सेल और एनिमल सेल सिमिलर भी हैं एक दूसरे के और डिफरेंट भी हैं। डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। तो आपको क्या लगता है कि अगर एनिमल सेल है, मेरी बॉडी के सारे जो सेल्स हैं वो सारे सेम होंगे या सारे डिफरेंट होंगे? तो इसका आंसर है सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल सारे सेम है, तो वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे आर डूइंग। वो क्या काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दो गिवन है, मसल सेल दिया हुआ है, नर्व सेल दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों के देखो स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिख रहा है, शेप डिफरेंट दिख रहा है और इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। मैं आपको समझाता हूं। द मसल सेल and the nerve cell of a human are shown in figure 2.6a and b। ठीक है, दोनों आपको दिखा दी मैंने। What are the similarities and differences you see in them? पहले आप देखो क्या क्या डिफरेंस दिख रहे हैं। शेप का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस देखो कहां पे प्रेजेंट है और उसका साइज कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, ये सब चीजें आप ऑब्जर्व करो। अ मसल सेल इज शेप्ड लाइक अ स्पिंडल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिंडल का मतलब क्या होता है कि यहां से ऐसे वो दबा हुआ है, पॉइंटेड है। ठीक है, और यहां से भी ये दबा हुआ है, पॉइंटेड है, मतलब कि कुछ ऐसा शेप, कुछ ऐसा शेप, दोनों साइड से वो पॉइंटेड है, दोनों साइड से दबा हुआ है, तो उसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। ठीक है, तो मसल सेल का शेप कैसा है? स्पिंडल शेप। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। वाइल अ नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग एंड हैज ब्रांचेस। अगर आप नीचे वाला सेल देखोगे तो आपको लंबा सा सेल दिख रहा है, यहां पे देखो लंबा सा सेल है और इसमें ब्रांचेस भी हैं, ऐसे ब्रांचेस भी हैं, यहां पे भी आपको कुछ ब्रांचेस दिख रही हैं। ठीक है, तो लंबा सेल है, ब्रांचेस हैं। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप। कुछ सेल्स राउंड शेप के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आपके राउंड शेप के होते हैं। यहां पे डायग्राम भी नहीं है, उनके बारे में भी नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है। वाइल अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन। ठीक है, कुछ लंबे से होते हैं, पतले होते हैं, मोटे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर बहुत बड़ा है ना, मतलब उसमें सेल्स ज्यादा है। कोई ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है तो उसमें सेल्स कम है, बट सेल्स का जो साइज है वो सेम रहता है। मतलब अगर नर्व सेल है ना, तो हाथी का भी नर्व सेल उतना ही होगा और एक चूहे का भी नर्व सेल जो है वो उतना ही होगा, बट उसमें ज्यादा नर्व सेल्स होंगे हाथी में और चूहे में कम नर्व सेल्स होंगे। ठीक है, वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्यों इतने डिफरेंट दिखते हैं? Does the shape and structure of a cell related to its function? इतने क्यों डिफरेंट दिखते हैं? क्या इनका फंक्शन डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट है? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है इसलिए इनका शेप भी डिफरेंट होना जरूरी है। क्या क्या फंक्शन है मसल सेल और नर्व सेल के, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। आगे के पेज में लिखा गया है द यूनिक शेप, size and structure of cells help them carry out their specific functions, but how do these cells help in performing various functions in the body? ठीक है, तो इनका जो यूनिक शेप एंड साइज है, ठीक है, और जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट काम कराता है। बट क्या क्या काम कराता है? You observed in activity 2.3 that inner cheek cells are thin and flat। तो हमने देखा था, यहां पे मैंने डायग्राम दोबारा से लगा दिया आपको, ये वाला डायग्राम आप अच्छे से देख चुके हो। तो ये वाले चीक सेल्स थे, ये कैसे हैं? ये पतले हैं, थिन है, फ्लैट हैं। ठीक है, और इनके बीच में आपको कोई स्पेस भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। आप कुछ भी खा लोगे तो उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, सोचो आपने कोई नुकीली चीज खा ली, ठीक है, वैसे तो नहीं खाते आप, बट कुछ खा ली, तो क्या होगा कि ये जो आपकी अंदर की साइड है चीक की वो कट सकती है, तो उससे ये आपको बचाते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन ये हमें देते हैं। तो ये फ्लैट है, ये एक शीट की तरह है, इसलिए इनका शेप ऐसा है। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। ठीक है, नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, बहुत लंबा सा सेल होता है। ये लंबा सा क्यों है? क्योंकि न्यूरॉन्स सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे कि मैं किसी गर्म चीज को ऐसे टच कर लूं और मेरा हाथ पीछे की तरफ हो जाता है, तो कैसे पता लगा ब्रेन को? तो क्या होता है कि आपका जो गर्म चीज है उससे सिग्नल गया और आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक वो सिग्नल पहुंचता है। तो वो पहुंचा कौन रहा है? वो न्यूरॉन्स पहुंचा रहे हैं। जो आपका ब्रेन है वो पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है सिग्नल्स को इधर उधर भेजना। तो इसीलिए वायर की तरह लंबे हैं, जैसे हमारी तारें होती है ना, वायर्स होती है लंबी लंबी, तो ऐसे ही ये सेल्स लंबे। So they carry messages in our body. The elongated shape
and branch structure help them reach different parts of the body and pass on messages quickly. तो मैं बता चुका हूं. Similarly, plant cells also show variation. Plant में भी different cells होते हैं. In plants too, cells में भी rectangular, तो rectangular shape cells भी मिलेंगे, elongated मतलब खिंचे हुए cells भी मिलेंगे, ओवल शेप के भी मिलेंगे, अंडे की तरह सेल्स मिलेंगे, और इवन ट्यूब लाइक. तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लंबे ट्यूब की तरह होते हैं. कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे ट्यूब की तरह. अब इस ट्यूब का काम क्या है? वाटर को ऊपर भेजना. ठीक है, वाटर को ऊपर भेजना, रूट से वाटर को लीव्स की तरफ भेजना. तो इनका काम ये है, या फिर वाटर को इधर उधर भी भेजते हैं. ठीक है, तो ये ट्यूब शेप के सेल्स हैं. ठीक है, तो एलोंगेटेड हो सकते हैं, ओवल मतलब डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं. आगे चलते हैं. सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट. तो वाटर को अलग अलग डायरेक्शंस में भेज रहे हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7. तो पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इतने सारे डिफरेंट पार्ट से बना होता है. स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस. तो ये सारे पार्ट जो हैं वो डिफरेंट सेल्स से बने होते हैं. अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप. तो मसल सेल्स हमारे कहां पे प्रेजेंट होते हैं? फूड पाइप में, जो ईसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप. तो ईसोफेगस के अंदर क्या होता है कि मसल्स ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिससे फूड आगे की तरफ जाता है. तो इसको मैं ऐसे आपको समझाता हूं, शायद आपको क्लास 7 का याद होगा. ठीक है, तो ऐसे करके वेव्स बनती है. जैसे यहां से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दब गए, और यहां से ये थोड़े से बाहर की तरफ आ गए, रिलैक्स हो गए. तो ऐसे हमारा खाना आगे की तरफ जाता है इन द फूड पाइप. ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं हमारे मसल सेल. देखो यहां पे डायग्राम दिया हुआ है मसल सेल्स का. तो ये मसल सेल्स एक्चुअली ईसोफेगस को बना रहे हैं, हमारी फूड पाइप को बना रहे हैं. पूरी फूड पाइप हमारी मसल सेल से बनी होती है. These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing the food down to the stomach. This movement is possible because muscle cells are thin, flexible and spindle shaped. तो ये थिन है, फ्लेक्सिबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, और इसी वजह से आपकी मूवमेंट होती है. आपके हाथ का जो मूवमेंट है ये भी इन्हीं सेल्स की वजह से है, मसल सेल्स की वजह से है. ठीक है, तो ये स्पिंडल शेप्ड है, इसी वजह से ये ऐसे मूव कर पाते हैं, थिन है, पतले से हैं, और इसी वजह से ये फूड को आगे की तरफ भेज पाते हैं. द स्टमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. Muscle cells in the stomach will help churn the food. Other cells in the inner lining of the stomach produce digestive juices and acid that help break down the food. All these cells work together to make digestion possible. तो हमने बात करी फूड पाइप के सेल्स के बारे में. अब स्टमक के जो सेल्स हैं वो फूड को ऐसे चर्न कराने में, मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो HCl, जो हमारा एसिड स्टमक में से निकलता है, उसको निकालते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को निकालते हैं, कुछ मिक्स करा रहे हैं. तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड तक भेज रहे हैं. तो अलग अलग सेल का अलग अलग काम है, और इसी हिसाब से उनका शेप जो है वो अलग अलग है. बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जो कि है डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, सारे मिलके क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट करा रहे हैं हमारे फूड को, डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करा रहे हैं. ठीक है, बट शेप अलग अलग. अब हम आगे चलते हैं. व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं. द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे. सेल फिगर 2.7a इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल. तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है वो सेल आता है. हम सब सेल से बने हैं, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, और सेल के बारे में हम समझ चुके हैं. जैसे एक पूरी अगर दीवार हो ना तो उसमें एक ईंट है, वैसे ही पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल होता है. समझ में आ गया? अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं हम सेल को. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यू. जब ये सेम सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, सारे एक जैसे सेल्स कंबाइन हो गए और वो कहलाते हैं टिश्यू.
ठीक है, वो सेल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि उन सबका फंक्शन एक ही रहना चाहिए, मतलब वो सारे सेल्स मिलके एक काम कराते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टिश्यू। फिगर 2.7 बी में आपको दिख रहा है, ये रहा टिश्यू। ठीक है, अब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक साथ, वो बना देते हैं ऑर्गन। तो आपको यहां पे दिख रहा है 2.7 सी में, ये रहा ऑर्गन, एक स्टमक बना दिया। ठीक है, सेल्स हैं, सेल्स कंबाइन हुए टिश्यू बना दिए, टिश्यू कंबाइन हुए ऑर्गन बना दिया। ठीक है, सो सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, कैसे स्टमक आ गया और ऐसे ही हमारा फूड पाइप आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, ये सारे जब एक साथ काम कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम बन गया। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है, दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। फिगर 2.7 डी मैंने आपको दिखा दिया, ऑर्गन सिस्टम। ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। 2.7 ई में आप देखो पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये सारे जब कंबाइन हो जाते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरे आप बन जाते हो, पूरा मैं बन जाता हूं। तो क्या क्या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? फर्स्ट लेवल है सेल, सेकंड लेवल है टिश्यू, थर्ड है ऑर्गन, फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम एंड फिफ्थ है ऑर्गेनिज्म। These levels of organization help us understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living being। तो ये सारे levels हमें समझने में help करते हैं कि कैसे एक छोटा सा सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए आप एक छोटे से सेल को अगर समझ जाओगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है। तो अपने आप को समझने के लिए आपको छोटे से सेल को समझना पड़ेगा। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिन विद अ सिंगल सेल। तो हम सबकी लाइफ कहां से स्टार्ट हुई? एक छोटे से सेल से। आप भी एक छोटे से सेल थे, मैं भी एक छोटा सा सेल था, और उस सेल से हम बढ़ते 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 एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना है, जैसे कि मैं और आप। ठीक है, सिंगल सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई, एग से स्टार्ट हुई। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रेपिडेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो जो एग से हम स्टार्ट हुए, एग से बढ़ते 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 हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो एग की एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो डिवाइड होता जाए होता जाए होता जाए और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए। Such living beings are called multicellular organisms. Animals, including humans and plants, are all examples of multicellular organisms. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा से बने होते हैं, तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस भी इंक्लूडेड हैं इन द एनिमल्स। ठीक है, सो वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स और इस पार्ट को एंड करते हैं। द योक, the yellow part of an egg of an ostrich egg is a single cell। सो ऑस्ट्रिच का या शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो एक ही सेल होता है, वो 13 से 17 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन वो एक ही सेल होता है। सो इजंट इट फैसिनेटिंग? द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। सो ये लार्जेस्ट नोन सेल है, देखो यहां पे, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजरिंग अबाउट 130 मिलीमीटर टू 170 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में फाइंड आउट करो, सो 13 से 17 सेंटीमीटर का ये होता है ऑलमोस्ट, और ये पूरा एक ही सेल है। The egg contains extra non-cellular material, a shell for protection, and a white liquid that nourishes the cell during its continued development। So, अगर आप इस डायग्राम को देखो ना, तो आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको ये सेल दिख रहा है, ये येलो वाला जो पार्ट होता है ये सेल होता है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है, और जो ये व्हाइट वाला लिक्विड होता है ना, व्हाइट वाला लिक्विड, ये हेल्प करता है इस सेल को ग्रो करने में, डेवलप करने में, और नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है टू दी सेल, जिस वजह से वो पूरा जो बेबी निकलेगा वो ग्रो कर पाए, उसका सारा जो खाना है ना, जो सारा फूड है, वो व्हाइट वाले पार्ट में। इज इट क्लियर? तो ये ऑस्ट्रिच का एग हमारा सबसे बड़ा लिविंग सेल है। With this, we complete the second part. In the next video, we will be doing the third part. My name is Yatin Madan, and I am signing off. Bye bye and take care.